हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क एग्जाम की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 5 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का ये पार्ट 5। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है यहाँ पर, शर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का शिराज या फिर सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ध्यान में रखना आपको, पूर्व का शिराज या फिर सिराजे हिंद। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर हम्पी, जौनपुर, मुदेरे या फिर बेल्लारी। ये हम्पी, जौनपुर, मुदेरे और बेल्लारी जो है, ये सभी जो प्लेसेस हैं आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर पूर्व का शिराज या सिराजे हिंद जो कहा जाता था, वो कहा जाता था जौनपुर को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और ये सभी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्लेसेस हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। विजयनगर कहाँ पर स्थित है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी एग्जाम का पॉइंट बनता है कि विजयनगर जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण भी इसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। तो चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है हम्पी। तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वो प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इनके दरबार में जो अष्ट दिग्गज होते थे वो कौन थे? वो आपके 8 तेलुगु कवि थे। इनके दरबार में जो है 8 तेलुगु कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट, इसी टाइम पीरियड में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था आपका 1545 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध जो है, इसमें विजयनगर का नेतृत्व जो है वो राम राय ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तालिकोटा का युद्ध 1545 ईस्वी में और नेतृत्व किया था राम राय ने। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार नाम से जाना जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग हुआ करता था उसका नाम था कदाचार। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ है आपका? ये हम्पी जो है आपका कर्नाटक में है। तो यहीं पर जो है आपका प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है हर विलासम की रचना। हर विलासम की रचना जो है, हर विलासम की ये जो रचना है, ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम पीरियड के दौरान ही हुई थी। तो इसकी रचना जो थी वो श्रीनाथ ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हर विलासम की रचना जो है वो श्रीनाथ ने की थी। नेक्स्ट है विजयनगर की मुद्रा। तो विजयनगर की मुद्रा भी आपको ध्यान में रखनी है। विजयनगर की मुद्रा जो थी वो पैगोडा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य पूछा गया है, इसका संस्थापक आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पुलकेशिन, राजा प्रथम, कृष्ण प्रथम या फिर दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। अब राष्ट्रकूट साम्राज्य से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। पुलकेशिन की बात यहाँ पर हमने की है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ऑप्शन में आपके पुलकेशिन है, तो पुलकेशिन द्वितीय ध्यान में रखना है। चालुक्य वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट है तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राज राजा प्रथम ने किया था। तो राज राजा प्रथम की बात भी हमने यहाँ पर की है। तो राज राजा प्रथम के द्वारा जो है वो तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम का क्या इंपॉर्टेंट वर्क है? एलोरा का जो विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों का पतन। अब राष्ट्रकूट की स्थापना तो आपको यहाँ पर पता चल गई, लेकिन इसका पतन जो है वो किसने किया था? तैलप द्वितीय ने इसका पतन किया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा में 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति स्थित है। तो 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा केव्स में स्थित है। नेक्स्ट है महाभारत का भारत वेणता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद जो है वो पेरू देवनार ने किया था। तो महाभारत का तमिल भाषा में जो अनुवाद है वो किस नाम से है? भारत वेणता के नाम से।
और ये किसके द्वारा किया गया था अनुवाद? ये किया गया था पेरू देवनार के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चोल युग जो है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? ये मेनली आपका ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल था, विजयपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चोल साम्राज्य की। और पुलकेशिन द्वितीय, जैसा कि हम जानते हैं कि ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो पुलकेशिन जो द्वितीय थे वो हर्षवर्धन के समकालीन थे। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट रचना है, इसका नाम है श्रृंगार्थ दीपिका। श्रृंगार्थ दीपिका होगा आपका यहाँ पर। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी वेंकट माधव ने। नेक्स्ट है चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा है? यह है आपकी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो है वो चोल शासकों के समय बनी थी। तो इसकी ये सबसे विख्यात, विश्व आपकी विख्यात नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को लालचेर कहा जाता है? लालचेर ये आपका एक टाइटल था, किसे कहा जाता था? करिकाल को, ये आपका करिकाल होगा। ऑप्शन 2 है आपका सेंगोटू वन। सेंगोटू वन ये भी आपका एक शासक था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त और नेक्स्ट है आपका सेमोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका सेंगोटू वन ये शासक था, इसे जो है वो लालचेर कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है नाम भी इसका। ये संगम काल से संबंधित है, संगम काल का एक प्रसिद्ध शासक था। तो संगम काल में जो है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, संगम काल। लालचेर आपको यहाँ पर पता चल गया किसे कहा जाता था, सेंगोटू वन इसका नाम था, इसे लालचेर भी कहा जाता था इस शासक को, और ये संगम काल से ही संबंधित था। तो संगम काल में जो है कुल कितनी रचनाओं का वर्णन किया गया है? 2299 यानी 2289 रचनाओं का वर्णन जो है वो संगम काल में किया गया है। नेक्स्ट आपका तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम ये एक प्रसिद्ध रचना थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस काल की प्रसिद्ध रचना थी? तो ये आपको ध्यान में रखना है, संगम काल की एक प्रसिद्ध रचना थी तोलकाप्पियम। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। तो प्रसिद्ध शासक जो था वो करिकाल था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो मनरम भी कहा जाता है। तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चेर वंश है, चेर वंश का शासन जो है वो केरल क्षेत्र पर था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने, भानुगुप्त ने, कालिदास ने या फिर विष्णुगुप्त ने? तो अमरकोश नामक ग्रंथ था, इसकी रचना की गई थी अमर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना जो है वो अमर सिंह द्वारा की गई थी। और ये आपका टाइम पीरियड जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। तो गुप्त पीरियड यहाँ पर स्टार्ट होता है, गुप्त पीरियड के समय ही अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी अमर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट रचनाएं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि गुप्त काल के दौरान ही हुई थी। सेतुबंध की रचना की गई थी। तो सेतुबंध की रचना जो थी वो आपकी वकाटक वंश के शासक ने की थी। तो वकाटक वंश के शासक द्वारा जो है वो सेतुबंध की रचना की गई थी। गुप्तकालीन शासक थे समुद्रगुप्त, इन्हें कविराज भी कहा गया है। और इसके अलावा हरिसेन जो थे, हरिसेन आपको पता होगा, इनका नाम आपने सुना होगा, हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजदरबारी थे। नेक्स्ट कुमार संभव, ये महाकाव्य है, इसकी रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई थी। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ ये भी गुप्त काल में ही इसकी रचना हुई थी। इसकी रचना की थी आर्यभट्ट ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक है नवनीत कम। ये नवनीत कम जो है वो गुप्त काल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका संबंध किससे है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? यह आपका महाधिराज है। महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, भानुगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। गुप्त वंश के शासक थे, इनके द्वारा जो है महाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। और गुप्त वंश की स्थापना भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है वो 319 ईस्वी में की गई थी।
कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कि आपका विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और कालिदास जो थे वो इनके ही दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है महरौली स्थित लौह स्तंभ। अब ये भी एग्जाम का पॉइंट कई बार बन चुका है। जो महरौली में स्थित है आपका लौह स्तंभ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। ऐरन अभिलेख, तो ऐरन अभिलेख का संबंध जो है वो किससे है, वो भानुगुप्त से है। अजंता चित्रकारी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे, विष्णु थे। दिल्ली में स्थित है आपका लौह स्तंभ जो कि 4वीं सदी में निर्मित हुआ था। तो महरौली स्थित लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था और दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है ये 4वीं सदी में निर्मित हुआ था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा गुप्त काल में सोने की मुद्रा को जो है वो दीनार कहा जाता है। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपकी गुप्त युग में ही हुई थी। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो गुप्त संवत की स्थापना, गुप्त संवत होगा, गुप्त संवत की स्थापना जो है वो 319 ईस्वी में की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना 319 में की थी। इसी के साथ इन्होंने जो है वो गुप्त वंश की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो ऐरन अभिलेख से मिलता है और ऐरन अभिलेख का संबंध किससे है, भानुगुप्त से है। भानुगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के एक शासक थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इसी प्रकार से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है। अब साइंस के क्वेश्चन भी कुछ एक मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, जूल, वोल्ट या फिर डाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम कवर करेंगे यहाँ पर। तो आपको सभी ध्यान में रखने हैं, न्यूटन, जूल, वोल्ट या डाइन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो वो डाइन होता है। अब एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। 1 न्यूटन जो है आपका 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम भार किसके इक्वल होता है, तो 1 किलोग्राम भार जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन है आपका, इसे बल कहते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल कहलाती है। बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण एक सादिश राशि है और यहाँ पर कार्य मैं आपको बता दूं तो बल आघूर्ण एक सादिश राशि है, इसी के विपरीत कार्य जो है एक आदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 चैडविक। चैडविक के द्वारा खोज की गई थी न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की बात की जा रही तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भी आप यहाँ पर जान लीजिए। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। और परमाणु के नाभिक में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कण होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कण जो है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो इसी आपका क्रम में ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था। अब हिमाचल प्रदेश का पोर्शन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछा गया है मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था, उमेद सिंह, प्रताप सिंह वर्मन, विजय वर्मन या फिर पृथ्वी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन जो कि चंबा का राजा था और ये मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। प्रताप सिंह वर्मन से इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आप याद रखिएगा। 1559 ईस्वी में जो है वो गणेश वर्मन की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद प्रताप सिंह वर्मन जो है वो चंबा का राजा बना था। ये अकबर का समकालीन था। प्रताप सिंह वर्मन ने जो है वो कांगड़ा के राजा चंद्रपाल, कांगड़ा के राजा थे चंद्रपाल, इन्हें हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम का ये पार्ट बनता ही है। नेक्स्ट है रामपति। रामपति जो थे वो गणेश वर्मन और प्रताप सिंह वर्मन के राजगुरु थे। तो प्रताप सिंह वर्मन और गणेश वर्मन के राजगुरु कौन थे, वो थे रामपति। नेक्स्ट है आपका प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल में जो है वो मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल में ही मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर और चंबा के मध्य वह व्यवस्था की बात, सॉरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिसप्रिंट है। आपसे पूछा गया है कश्मीर और चंबा के मध्य वह व्यवस्था, उस व्यवस्था की बात किसने की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया था। तो उस व्यवस्था की बात किसने की थी जिसके द्वारा कि चंबा को जो है वो कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया था। कर्नल लॉरेंस, जॉर्ज रसेल, डेविड ऑक्टरलोनी या फिर कैप्टन जी विर्च। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्नल लॉरेंस के द्वारा उस व्यवस्था की बात की गई थी जिसके तहत कि चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया था। अब ये जो आपका इंसिडेंट हुआ था ये चंबा के राजा श्री सिंह के समय हुआ था। राजा श्री सिंह के वजीर थे भागा। इनके प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने जो है वो चंबा की स्वतंत्रता बनाए रखी थी। 1857 ईस्वी में, अब श्री सिंह की बात की जा रही तो 1857 ईस्वी में जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में श्री सिंह जो कि चंबा के राजा थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उन्होंने जो है वो मियाँ अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए सेना भेजी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम का पार्ट मैक्सिमम टाइम बनता है। डलहौजी में जो है अंग्रेज़ों की सहायता के लिए श्री सिंह ने सेना भेजी थी। तो ये किसके अधीन भेजी थी? मियाँ अवतार सिंह के अधीन। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी चंबा रियासत याद रखिएगा। सन 1863 ईस्वी में जो है वो चंबा में एक डाक घर होगा। मिसप्रिंट आपका काफ़ी हो गया है, डाक घर खोला गया था, ये डाक घर होगा। तो 1863 ईस्वी में जो है वो चंबा में एक डाकघर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारजी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चंबा, बिलासपुर, कुल्लू या फिर मंडी? तो लारजी जो है आपका पड़ता है कुल्लू में। तो लारजी जल विद्युत परियोजना जो है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इससे अलावा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं वो है आपकी पहली लारजी जल विद्युत परियोजना जो कि 126 मेगावाट की है। इसके अलावा पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की है और जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, पार्वती परियोजना। इसके अलावा मलाना परियोजना भी है कुल्लू में, इसकी क्षमता जो है वो 86 मेगावाट की है। पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, 2051 मेगावाट। और ये परियोजना जो है आपकी पार्वती, सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। पार्वती परियोजना पर 5 राज्यों ने 20 अक्टूबर 1992 को समझौता किया था। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों ने जो है इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश को और डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैं आपसे 80+ वीडियोस जो है वो डिस्कस कर चुका हूं हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर। आप वहां से बेटर तरीके से जो है वो कवर कर सकते हो हिमाचल प्रदेश को, तो आप प्लेलिस्ट में उसे देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।